नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नए शुरुआत की ओर निकलते हैं, जहां पर हम ये बात करेंगे कि बिहार में एक बेहतर की शुरुआत कैसे हो सकती है, कैसे बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल फैसिलिटीज़ और इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं आ पाए, कैसे बिहार एक भारत का वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट होने के बावजूद भी कैसे पीछे रह गया। यदि पॉपुलेशन की बात करें तो बिहार वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स आते हैं इंडिया में, फिर इतने मैन पावर होने के बावजूद भी ये अपने आप को क्यों नहीं ग्रो करवा पाए। आखिर कौन से ऐसे कारण हैं, आखिर क्या इसके पीछे रीज़न है, इन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे और बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। यदि यहाँ पे बात किया जाए दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि बिहार हमेशा से पीछे है। जब देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 के बाद, यदि देश आज़ाद हुआ था तो उस समय बिहार के इकोनॉमी की यदि बात करें तो बिहार की इकोनॉमी हर स्टेट्स के इक्वल थी। ऐसा नहीं था कि बिहार हमेशा से पीछे था। और बिहार की यदि हिस्ट्री की हम बात करें तो बिहार हमेशा से वन ऑफ द ग्लोरियस स्टेट्स रहा है इंडिया में। और शायद ये हमारे लिए एक अनफॉर्चुनेट मोमेंट है, जिसमें हम ये देखते हैं और हमें ये सुनने में आता है कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है। हम सभी कॉज एंड प्रोन्स की यदि बात करें, ऐसा नहीं है कि बिहार में दिमाग नहीं है। बिहार में ऐसे इतने अच्छे अच्छे दिमाग है कि ऐसा कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं है, इंडिया का ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे बिहार के बच्चे अपना झंडा नहीं गाड़े हैं। बिहार के बच्चे का लोहा पूरी दुनिया ही नहीं, हर जगह उसका लोहा माना जाता है। तो इतने अच्छे दिमाग और इतने अच्छे अक्लमंद इंसानों के होते हुए भी बिहार एक पिछड़ा राज्य है। यह मैं नहीं, ये एक रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है। तो इनके कारण और इसके पीछे रीजन के बारे में हम बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक में। तो वन ऑफ द रीजन, मतलब सारे कंक्लूजन को एक साथ यदि रखा जाए तो लगभग 2 से 3 या 4 रीजन निकलते हैं कि क्यों बिहार डेवलपमेंट में पीछे रह गया। ऐसा नहीं है कि बिहार में ऐसा यदि बात करें तो बिहार एक बहुत ही पिछड़ा राज्य नहीं, यह सिर्फ लोगों का मानना है, कहना है। और हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिहार जिस कारण से पीछे रहा है उसका रीजन मेरे हिसाब से तो यही निकलता है कि लैक ऑफ पॉलिटिकल अटेंशन, क्योंकि सरकार का कभी ये मुद्दा ही नहीं रहा कि बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन और इन्वेस्टमेंट को लाया जा सके। और दूसरा है लोगों का अटेंशन, यानी लोग हमेशा गवर्नमेंट के एजेंडे के बीच फंस के रह जाते हैं और कभी अपने डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देते। और तीसरा रीजन हो नहीं सकता बल्कि है कि बाढ़ और पानी बिहार में हमेशा से एक चिंता का कारण बना हुआ। और इन सभी टॉपिक पे यदि आज हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, और हमारा जो पहला कॉज है लैक ऑफ पॉलिटिकल अटेंशन। तो दोस्तों, बिहार की यदि बात करें, जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था तो उस समय बिहार की स्थिति इतनी खराब नहीं थी। और 15 नवंबर 2000 को, सन 2000 को जब झारखंड बिहार से अलग हुआ, तो उस समय झारखंड के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि झारखंड में मिनरल्स हो गए, कोयला, जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं सब प्रचुर मात्रा में झारखंड में पाए जाते हैं। तो जब झारखंड बिहार का एक पार्ट हुआ करता था तो उस समय झारखंड और बिहार कंबाइन था, तो झारखंड बिहार को भी एक मिनरल्स रहित स्टेट माना जाता है। ऐसा स्टेट जिसमें मिनरल भी मिल सकते थे उस समय, तो ऐसा बिहार को भी माना जाता था। तो जब झारखंड बिहार से अलग हुआ तो बिहार एक ओनली खेती बाड़ी करने वाला स्टेट बन के रह गया। और उसके बाद जब 1991 में जब इंडिया में लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन LPG रिफॉर्म लाया गया, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों ही एक ही इंसान थे उस समय। कौन? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा LPG रिफॉर्म 1991 में लाया गया, जिसमें हर स्टेट्स अपना इंटरेस्ट दिखाते हुए अपने राज्य में इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया। तो उस समय कह सकते हैं कि बिहार के पॉलिटिकल पार्टी का ऐसा कोई एजेंडा था ही नहीं कि बिहार में भी इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल फैसिलिटीज़ और इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया जाए। हम सभी जानते हैं कि बिहार में 10 साल लालू यादव जी का सरकार रहे और नीतीश कुमार जी
ये पलटू दास तो कब पलटी मार जाते हैं किधर से किसी को पता ही नहीं चलता। और बीजेपी भी आकर के चले गए, हर पार्टी बिहार में आकर के चली गई और कंटिन्यू भी कर रही है, लेकिन बिहार में कोई बदलाव अभी तक नहीं आया है। और इसके स्टूडेंट्स की यदि बात की जाए तो इसके स्टूडेंट्स का लोहा पूरी दुनिया मानते हैं। ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं होता कि जिसमें बिहार का स्टूडेंट का परफॉर्मेंस खराब हो। यदि इंडिया में सिविल सर्विस की यदि बात किया जाए तो उसके सबसे ज़्यादा परसेंटेज में जो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं वो बिहार के स्टूडेंट होते हैं। तो इतने अच्छे मैन पावर, इतने अच्छे माइंड के होने के बावजूद भी बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे लोगों का नहीं बल्कि जो IAS IPS और बड़े पदों पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें थोड़े बहुत भ्रष्टाचार दिखते हैं। उन्हें ये लगता है कि एक गवर्नमेंट जॉब पा लेंगे और टेबल के ऊपर और टेबल के नीचे दोनों से कमाएंगे और लाइफ बड़ी मस्त कटेगी। तो ऐसे ही कुछ मेंटेलिटी वाले लोग बिहार में थोड़े बहुत पाए जाते हैं। नॉट ओनली बिहार, ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए, करप्शन की यदि बात करें तो करप्शन सिर्फ बिहार का मामला नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे करप्शन ना हो। हर जगह करप्शन किसी न किसी फॉर्म में उपलब्ध है। और बट यदि बिहार की बात करें, इंडिया में बिहार की यदि बात करें तो यहाँ पे थोड़े बहुत से ज़्यादा ही करप्शन है। यहाँ पे लोग यही सोचते हैं कि एक सरकारी नौकरी लेंगे और टेबल के ऊपर और टेबल के नीचे दोनों से रुपए कमाएंगे और मस्त लाइफ कटेगी, एक बीवी, एक गाड़ी और एक बंगला होगा, बस जिंदगी मजे से जिएंगे। तो ये तो यहाँ के लोगों की मेंटेलिटी हो गई। लेकिन ये भी सही नहीं है, क्योंकि एक दो के चलते हम पूरी दुनिया को गाली नहीं दे सकते हैं। जैसे अभी उत्तर प्रदेश का एक घटना हुआ जिसमें ज्योति शर्मा, उसके पति इतने मेहनत से पढ़ाई लिखाई उसको SDM बनाई और बाद में पता चला कि वो किसी और के साथ कल्टी मार ली। तो इससे क्या तथ्य निकलता है कि हम किसी एक औरत की गलती के कारण पूरी औरत जाति को गाली नहीं दे सकते हैं। और इसका फल परिणाम क्या निकला कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जितने भी महिलाएं पढ़ रही थी शादी के बाद, उसके पति उसको वापस घर में बुला ले और बोली पढ़ाई लिखाई करने की कोई जरूरत नहीं, SDM बनना है तो अगले जन्म में बन लेना या बच्चों को बना लेना, लेकिन तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं। तो इससे यही निकलता है कि एक औरत की गलती के कारण पूरी औरत जाति को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। तो ऐसे ही कुछ बिहार में लोगों के और यूथ का मेंटलिटी है। और दूसरे यदि बात करें तो बाढ़ पानी का खतरा, बिहार में हमेशा से बाढ़ पानी का खतरा बना रहता है। यदि नॉर्दर्न साइड की यदि बात करें तो बिहार में कोसी नदी के बहाव का जो रास्ता होता है उसमें डिस्टरबेंस होने के कारण वो पानी अनकंट्रोल्ड होकर के बाढ़ का रूप ले लेती है और हर साल सैकड़ों लोगों की जान लेती है और लाखों की संपत्ति का नुकसान करता है। तो और इसके एरिया की यदि बात करें तो बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, जिसमें नॉर्थ साइड की यदि बात करें तो नॉर्थ में नेपाल है और साउथ की यदि बात करें तो साउथ में झारखंड जैसे स्टेट से लैंडलॉक्ड है। और ईस्ट में इसका बाउंड्री बनता है वेस्ट बंगाल से और वेस्ट में इसका बाउंड्री बनता है उत्तर प्रदेश से। यदि बिहार में इसका ट्रांसपोर्टेशन की यदि बात करें तो ऑल ओवर द इंडिया से, हर स्टेट से बिहार में ट्रक भर भर के माल लाए जाते हैं, लेकिन यदि रिटर्न होते हैं तो ट्रक खाली जाते हैं। ऐसा कोई सामान बनता ही नहीं बिहार में जो ट्रांसपोर्ट हो बिहार के बाहर। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो कैसे बिहार से ट्रांसपोर्टेशन बाहर जाएगी। और ये कहना आसान है कि यदि पब्लिक नहीं समझेगी तो बिहार में बदलाव नहीं हो सकते। भाई, पब्लिक के पास दो ही ऑप्शन है और क्या करे पब्लिक के पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो आरजेडी को चुने या जेडीयू को चुने या बीजेपी को चुने। ये पब्लिक खुद ब खुद उठ करके CM तो नहीं बन सकती है। पब्लिक के सामने बस लिस्टेड ऑप्शन है और उन्हीं में से उनको एक को चुनना पड़ता है। जब उन्हीं तीनों में से किसी के पास एजेंडा ही नहीं, किसी का कोई इंटेंशन ही नहीं रहेगा कि हमको बिहार को आगे बढ़ाना, तो फिर कैसे होगा। तो कहना आसान है कि पब्लिक का इंटेंशन ही नहीं है कि डेवलप किया जाए बिहार को, बट रियल तो यह है कि बिहार में पॉलिटिकल एजेंडा जब तक चेंज नहीं होगा, बिहार में जाति प्रथा और जाति और धर्म पे जो लोग लड़ रहे हैं उससे बाहर निकल के रोजगार और डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन की यदि बात जब तक नहीं होगी तब तक बिहार हमेशा से पीछे रहेगा। अब यदि बात करते हैं हम इसको निकाला कैसे जाए, इसका क्या हो सकता है, इसके निजात क्या हो सकते हैं। तो यहाँ के लोगों के मेंटलिटी की यदि बात की जाए तो मेंटलिटी उतनी खराब नहीं है। धीरे धीरे लोग एजुकेट हो रहे हैं
और एजुकेटेड लोग चढ़ बढ़ के आगे आ रहे हैं। और हम एक मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप जी की यदि बात करें तो मनीष कश्यप जी को एक नए पॉलिटिकल फिगर के रूप में देखा जा रहा है। मनीष कश्यप जी बिहार में जब से एंट्री किए हैं तब से बिहार का पॉलिटिकल रुख थोड़ा सा अलग ही मोड़ लेने की कगार पे दिख रही है। और 2024 में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें भी इलेक्शन की थोड़ी बहुत गर्मी दिख रही है। तो यही एक मौका है मेरे दोस्त, जहाँ पे बिहार को एक नए पॉलिटिकल फिगर के रूप में बिहार को एक नए नेतृत्व प्रदान किया जाए, ताकि आरजेडी और जेडीयू जैसे भ्रष्टाचार नेताओं से बिहार को निजात मिले और बिहार में भी एक अच्छे कल की शुरुआत हो सके। सो मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।